अभी तक के लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं। इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक जैसे कि अर्थ में लैटिट्यूड क्या होते हैं, अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन किया। अलग अलग सेंटर्स जैसे कि नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, इवन इन सभी के वजह से जो भी टाइम में डिफरेंसेस आते हैं या फिर सीजन्स में डिफरेंसेस आते हैं, उन सब के पीछे क्या रीज़न है वो हमने पढ़ लिया है। इनके अलावा हमने अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था कि आखिरकार जितने भी इवोल्यूशन थ्योरीज थी कि आखिरकार अर्थ का ओरिजिन हुआ कैसे। इसके बेसिस पर हमने ब्रॉडली दो एस्पेक्ट्स में इनको डिवाइड किया था। सबसे पहले कुछ अर्ली थ्योरीज थे जो कि जिसमें कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे जो कि स्पेकुलेट करते थे या फिर कुछ ऐसे ही एजम्पशंस करते थे बिना किसी एम्पिरिकल एविडेंस के कि वो आखिर अर्थ के इवोल्यूशन या फिर अर्थ के ओरिजिन को कैसे समझा सकते हैं। तो इनके रिलेटेड बहुत सारे हमने थ्योरीज पढ़ ली थी। इनके अलावा कुछ हमने मॉडर्न थ्योरीज पढ़ी थी। इसके अंदर हमने रिसेंटली बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। बिग बैंग थ्योरी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे मोस्ट रिलेवेंट ये थ्योरी है। इस थ्योरी के अंतर्गत जितने भी अभी तक साइंटिस्ट हैं और बाकी जोग्राफर्स हैं वो सब इसको रिलेवेंट मानते हैं और समझते हैं कि अभी तक जितनी भी थ्योरीज डिस्कस की गई हैं उन सब में सबसे बढ़िया जो अर्थ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कुछ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इसके पहले जो हमारा यूनिवर्स था वो बिल्कुल एक एटम के साइज का था, बहुत ही छोटा, लेकिन इसके अंदर जो टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट था, इसके अंदर की जो डेंसिटी थी वो इनफाइनाइट थी। अब ये एक्सप्लोजन के बाद ये ऐसा यूनिवर्स बना और ये आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। इतनी थ्योरीज हमने ज्योग्राफी में मोटे मोटे तौर पर पढ़ रखी हैं। इनके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड टाइम जोन्स भी पढ़ रहे थे, मतलब कि इंडिया में अलग से स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड होता है या फिर किसी भी कंट्री में अलग से उनका स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है वो जियोमॉर्फोलॉजी का सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। इसके अंदर में अभी तक तो हमने यूं देखा कि अर्थ एज ए प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ है, कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे। मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर का ये दूसरा पोर्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। शुरुआती तौर पर जब अर्थ ओवरऑल हम देखते हैं तो अभी ऊपर से तो या तो हमें लैंड सरफेस दिखता है या तो हमको ओशियंस दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर रहे हैं इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो उनके हमें पता चलता है कि जो अर्थ है ना, जैसे कि हम ओनियन देखते हैं ना, प्याज, तो वो उसके जैसे अलग अलग छिलके होते हैं। एक छिलका उतारेंगे तो दूसरा छिलका मिलेगा, दूसरा छिलका उतारेंगे तो उसके अंदर एक और छिलका, ऐसे करते करते लेयर बाय लेयर ओनियन जिस हिसाब से हम उसको देखते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसे अर्थ को भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारे लेयर्स हैं। इन सभी लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने जिस हिसाब से अभी तक बात किया है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जो कि कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से निकले हुए हैं। अब चूंकि अर्थ स्फेरिकल शेप का है तो इसी के जितने भी लेयर्स होंगे वो इसी सेंटर के इर्द गिर्द घूमेंगे। मतलब कि सबसे अंदर एक छोटा सा लेयर होगा, इसके बाद एक और लेयर होगा, फिर इसके ऊपर एक और लेयर होगा और हो सकता है इसके ऊपर कुछ और लेयर्स भी हों। तो इन सभी लेयर्स को हम बेसिकली मोटे मोटे तौर पर तीन अलग अलग लेयर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला जो लेयर है ऐसा, उसका नाम है सबसे ऊपर वाला जो हमें लैंड और ओशन वाला सरफेस दिखता है, उसको हमने नाम दिया है क्रस्ट का। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है। क्रस्ट के अंदर वाले हिस्से में हम जाते हैं तो हमें ये नाम पता चलता है मेंटल का। मेंटल के बाद जब हम और अंदर जाते हैं तो एक हमें और लेयर मिलता है, उसको हम लोग कोर का नाम देते हैं। तो ये तो कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन जब हम ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़ते हैं तो इनको थोड़ा सा और डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके इन सबको लेते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं। ओवरऑल जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि क्रस्ट का जो ये पोर्शन है ये काफी पतला है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर मानिए ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो हमें पता है कि अर्थ का जो ओवरऑल रेडियस है ये रेडियस नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स है। अब इस 6400 किलोमीटर्स को हम लेयर बाय लेयर ब्रेक करके देखेंगे। सबसे पहले जो हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं ये बहुत ही पतला होता है। एवरेज इसका थिकनेस केवल और केवल 30 से 50 किलोमीटर है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कहाँ एक तरफ 6400 किलोमीटर की डेप्थ हो और कहाँ ऊपर पतला सा एक लेयर 30 से 50 किलोमीटर का हो। तो आप यहाँ पर इमेजिन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रस्ट का लेयर है वो काफी थिन है, बहुत पतला है। इसके बाद जब हम मेंटल में एंटर करेंगे तब हम देखेंगे काफी चौड़े और काफी थिक इसके लेयर होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम क्रस्ट की और बात करते हैं। क्रस्ट बेसिकली दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर हम लोग को क्रस्ट दिखता है जहां पर हम लैंड सर्फेसेस देखते हैं, इसके ऊपर हम माउंटेन्स देखते हैं, हम कुछ प्लेट्यूज देखते हैं। प्लेट्यूज को हमने क्या बताया था कि ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन ऊपर से पॉइंटी नहीं होते हैं, बल्कि ऊपर से हम इनको फ्लैट शेप में देखते हैं। टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। प्लेट्यूज देखते हैं, अलग अलग वैलीज देखते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड देखते हैं। तो ये सब जितने भी लैंड वाले पोर्शंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जैसे हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे ना, तो उन्हीं से मिलकर बना है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि जमीन के फॉर्म में हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। इनके अलावा हमको पता है कि और क्या बचता है, इसके अलावा बचता है हमारा ओशन। तो ओशन जब भी होगा तो हम इस ओशन सरफेस या फिर जितना भी दूर हमको ओशन दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। मतलब कि ये जो क्रस्ट है ये दो पार्ट में है। एक तो जहां पर लैंड वगैरह दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जहां पर ओशन दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। अगर इनके अलग अलग स्पेसिफिक थिकनेस की बात की जाए तो जैसे कि हमको ये पता होता है या फिर हमें ये अंदाजा लगता है कि अगर हमको एक ऊंची इमारत बनानी है तो हमको उसकी नींव उतनी ही बढ़िया और मजबूत और गहराई तक बनानी पड़ती है। अगर कोई एक बिल्डिंग है बिल्कुल छोटा सा 2 मंजिल का, तो हो सकता है उसकी नींव थोड़ी सी ही हो, लेकिन अगर उसके सामने अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें या फिर और भी बहुत बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो इसका जो नींव होती है ये काफी अंदर तक अर्थ के अंदर हम बना देते हैं ताकि इसको मजबूती मिल पाए।
कुछ ऐसा ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं मानो, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमको मिलते हैं माउंटेन्स। तो जाहिर सी बात है कि इन माउंटेन्स जो कि काफी ऊंचे ऊंचे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हिमालय है, इसकी हाइट कितनी है, लगभग लगभग 8 से 9 किलोमीटर के बीच में है। तो जब इतना ऊंचा हिमालय है, 8-9 किलोमीटर ऊंचा है, तो जाहिर सी बात है ना कि इसकी नींव भी तो मजबूत होगी। और हम क्या कहते हैं कि ओवरऑल ये क्रस्ट के फॉर्म में है। जरा आप इस डायग्राम को देखें, यहां पर आप इसको देखिए, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर जो ये पतला सा आपको ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा होगा, ये हमारा है ओशनिक क्रस्ट। और इसके अगेंस्ट में जो ये काफी चौड़ा आपको ये एक क्रस्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हमने देखा कि जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, ये थिकनेस मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये कभी कभी जहां पर हम माउंटेन्स देखते हैं, ये लगभग लगभग 70 से 100 किलोमीटर चौड़ा भी हो सकता है, इतना थिक भी हो सकता है। यहां पर जिस हिसाब से देखो, यहां पर हमने दो क्रस्ट की बात की, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पर हमको लैंड सरफेस दिख रहे थे, और ओशियन के नीचे वाला जो भी क्रस्ट होगा, मतलब कि जो इसके अंदर की जमीन है ना, आपको पता होगा ओशियन के अंदर भी जमीन है, तो इस जमीन को ही हम ओशनिक क्रस्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो हमने देख लिया, और ये हमने अर्थ को क्रॉस सेक्शन करके भी देख लिया कि कहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और कहां पर ओशनिक क्रस्ट होता है। इसके बाद कुछ और अगर हम बात करें क्रस्ट की, तो ये ओवरऑल केवल और केवल अगर हम पूरा इस अर्थ के वॉल्यूम को देखें, तो इस पूरे वॉल्यूम का केवल और केवल 0.5 से लेकर 1% तक का वॉल्यूम ये क्रस्ट कवर करता है। बहुत ही पतला है, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम कवर करता है। यहां पर हमको एक और बात पता चलती है कि दो कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को देखा, आखिरकार ये बने किस चीज से। तो हमने देखा कि जो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कुछ मेटल्स लाइक सिलिका, एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ चीजों से बने हैं। जहां पर भी एल्यूमिनियम आता है, आपको पता है कि ये एक प्रकार का लाइट मेटल होता है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे तो ये सिलिका के साथ थोड़ा सा आयरन और ये मैग्नीशियम, इन तीन। तो अगर यहां पर हम कंपेयर करते हैं तो एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि थोड़ा लाइट वेट में होगा ना, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का पोर्शन काफी ज्यादा है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे तो भले ही ये थोड़ा पतला क्यों ना हो, लेकिन इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जैसे कुछ हेवी मेटल्स है। इनको हम लोग एब्रिविएशन के फॉर्म पे कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि जो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सीमा का बना हुआ है। यहाँ पर सिलिकन और मैग्नीशियम, इसके अलावा यहाँ पर सिलिकन और एल्यूमिनियम, इन दो वर्ड से हम इनको सिग्निफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा लेयर है, इसके और अंदर हम चलते हैं, क्रस्ट के और अंदर जाएंगे तो हमको दूसरा लेयर मेंटल के फॉर्म में दिखेगा। मेंटल का डेप्थ या फिर अगर हम इसके हाइट की बात करेंगे तो ये लगभग लगभग 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होता है। मतलब कि अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन या फिर मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम इज कवर्ड बाय मेंटल। लगभग लगभग हम बोलते हैं कि 80% जो वॉल्यूम है वो मेंटल ही कवर कर लेता है। आप खुद ही समझिए, इसको सोच के भी देखिए कि अगर हमने बात किया था कि अर्थ का ओवरऑल डेप्थ या फिर ओवरऑल रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर तक है, यहाँ पर मेंटल का अगर हम फाइनल डेप्थ देखते हैं तो ये कहां तक पहुंच रहा है, 2900 किलोमीटर तक पहुंच रहा है। तो इसके बाद थोड़ा कम ही पोर्शन बचेगा, ऑब्वियस बात है। और शुरुआती में तो 35 किलोमीटर इन सब के आगे नेग्लिजिबल है, तो मान सकते हैं कि मेंटल का जो पोर्शन है ये काफी हद तक, काफी बड़े लेवल पर ये वॉल्यूम कवर करता है। अब आपको लगता होगा कि अगर हम 2900 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो इसके बाद भी तो लगभग लगभग 3000 किलोमीटर बच रहे हैं, तो 80% कैसे कवर हो रहा है। अरे सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में अंदर जाते जाएंगे हमारा वॉल्यूम तो अपने आप कम होता जाएगा ना। आउटर कोर और इनर कोर जिस हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो छोटा सा गोला ही तो है। इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अर्थ रोटेट करता हुआ है, लेकिन अगर हम इसको क्रस्ट के पार्ट पे थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ये येलो पोर्शन हमें मेंटल के फॉर्म में दिख रहा है। मेंटल जो है आपको लग रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम 80% बिल्कुल कवर करता ही है, लेकिन जब हम इसके भी अंदर जाते हैं तो यहाँ से निकलता है हमारा कोर। फिलहाल ये जो येलो पोर्शन है ये कोर था, सॉरी मेंटल था, और यहाँ से आउटर कोर और इनर कोर ये दोनों चीजें निकलती हैं। अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में है, क्या इसके फॉर्म है, क्या शेप है, इनको हम अभी आगे जब हम कोर डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। फिलहाल अभी हमको एक अंदाजा मिल गया है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें से मेंटल जो है ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम कवर करता है। यहाँ पर एक और टर्म है जिसको हमें पता होना चाहिए, वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी मेंटल की हम बात कर रहे हैं इसको हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक तो हमारा होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल होता है उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें से कुछ तो हमको दिखता है कि ये सॉलिड पार्ट है, कुछ हमको दिखता है कि ये सेमी मोल्टन पार्ट है, मतलब कि बिल्कुल से मोल्टन नहीं है और ना ही बिल्कुल सॉलिड है। ये आप बोल सकते हो जैसे कि जेल होता है ना, जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग सेमी मोल्टन बोलते हैं। तो अपर मेंटल का कुछ पोर्शन तो सॉलिड है, कुछ सेमी मोल्टन फॉर्म में है। इन्हीं सब चीजों को हम डिफाइन करेंगे जब हम लिथोस्फीयर को डिफाइन करते हैं। लिथोस्फीयर हमारा सबसे टॉप का एक लेयर का डिफिनेशन है। जैसे कि हम जब भी लिथोस्फीयर को डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी चीजें आती हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर के अंदर हम वो सब चीजें इंक्लूड करेंगे जो कि हमने क्रस्ट में पढ़ा था। मतलब कि एक तो क्रस्ट का पोर्शन है, और क्रस्ट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा कौन सा है, ओशनिक क्रस्ट है। तो एक तो लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट का ये दोनों पोर्शन आएगा, और क्रस्ट के बाद हमने कौन सा लेयर पढ़ा, हमने पढ़ा मेंटल। और इस मेंटल स्ट्रक्चर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर का है, वो सॉलिड अपर मेंटल भी इसका एक पार्ट है। लेकिन हमने भी बात किया कि जो अपर मेंटल है इसके अंदर भी कुछ तो सॉलिड पार्ट है और कुछ सेमी मोल्टन पार्ट है। ठीक है, तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक तो लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट और मेंटल दोनों के पोर्शन है। मेंटल का सबसे ऊपर वाला सॉलिड अपर पोर्शन ही है, लेकिन हम मेंटल के और अंदर अंदर जाते जाएंगे इसी अपर मेंटल में तो हमको कुछ सेमी मोल्टन फॉर्म के भी कुछ लेयर्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पर जो लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर का मैक्सिमम डेप्थ 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज वेरी करता है। इसके बाद जो हम एक मेटल की बात अभी कर रहे थे, इसमें डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे
हम अर्थ के डेप्थ के अंदर जाएंगे या फिर अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो अर्थ की डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। जिस हिसाब से अगर हम क्रस्ट की बात कर रहे थे तो क्रस्ट सबसे टॉप मोस्ट लेयर, ये नियर अबाउट 1 से 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का इसका डेंसिटी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम और डेप्थ की ओर जाते हैं, जैसे कि हमने मेंटल की बात की, तो मेंटल में ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल तो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी है। लेकिन अगर हम मेंटल के भी दो पार्ट कर रहे थे, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, लोअर मेंटल मतलब हम और गहराइयों में चले गए और सेंटर की तरफ चले गए, तो लोअर मेंटल में जब जाते हैं तो ये डेंसिटी और ज्यादा बढ़ के 3.3 से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाती है। यहां पर हमने क्या बात किया कि ये सॉलिड रॉक से बना हुआ है और कुछ मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है, आपने इसका नाम सुना होगा वॉल्केनो के साथ। जब भी आप वॉल्केनो या फिर जिसको हम लोग हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी के अंदर में आपने देखा होगा कि अंदर से बहुत गर्म कुछ हॉट मैग्मा निकलता है। हम इसी मैग्मा की बात कर रहे हैं। ये जो मैग्मा है ये एक्चुअल में मेंटल का पोर्शन होता है। और मेंटल के अंदर ऐसे मैग्मा हमको कहां मिलते हैं, ये मैग्मा मिलते हैं जो कि अभी हम सेमी मोल्टन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वही एक प्रकार का मैग्मा है, आप ऐसा समझ लीजिए। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि हम जैसे जैसे अर्थ के गहराइयों में जाते हैं इसका टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज करने लगता है। शुरुआती तौर पर तो देखा गया कि उतना ज्यादा नहीं करता है। मान लीजिए कि हम 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा जब हम काफी अंदर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये टेम्परेचर जो है वो काफी तेजी से चेंज होने लगता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा बिल्कुल अंतिम वाला लेयर है, जिसको हम लोगों ने कोर का नाम दिया है, इस कोर के पास पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम इसको सन के सरफेस के टेम्परेचर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। फिलहाल अभी मेंटल की हम बात करते हैं तो मेंटल में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी मेटल्स या फिर जो भी दूसरे एलिमेंट्स अर्थ के अंदर में प्रेजेंट हैं वो मोल्डन फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। और मेंटल के अंदर जो सेमी मोल्डन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, सेमी मोल्डन लेयर की बात कर रहे थे, वहीं से ये मैग्मा वॉल्केनोस के थ्रू सरफेस पर हमें विस्फोट होते हुए या फिर साइलेंटली इरप्ट होते हुए दिखता है। वॉल्केनो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वॉल्केनो जब फूटता है या फिर ये जो ज्वालामुखी फूटता है तो बिल्कुल एक्सप्लोड होकर ही फूटे। बहुत सारे वॉल्केनो जो है ना बहुत साइलेंटली इरप्ट होते हैं। साइलेंटली मतलब केवल यहाँ से इसका मैग्मा ऐसे नीचे नीचे की ओर बह जाता है, बस ये एक्सप्लोड नहीं होते हैं। तो दोनों काइंड ऑफ वॉल्केनोस होते हैं, लेकिन इनका बेसिक आपको रिलेशन यहाँ पर देखना है कि वॉल्केनो के अंदर से जो मैग्मा निकलता है वो कहाँ से आता है, मेंटल से आता है। ठीक है, इतने डेप्थ से आता है। तो जो हमने बात किया अभी कि एक सेमी मोल्टन लेयर है, इस सेमी मोल्टन लेयर को हम एस्थेनोस्फीयर का नाम देते हैं। आप इस नाम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है हमें मेंटल के अंदर। मेंटल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या था, ये सॉलिड फॉर्म में था। और सॉलिड फॉर्म के बाद मतलब कि अगर हम ऐसे क्लासिफाई करें, ये हमारा मेंटल है और मेंटल के अंदर दो पार्ट कैसा, एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल में भी एक तो सबसे अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है और इसके बाद एक और लेयर आता है जिसका हमने नाम अभी पढ़ा है, क्या है, एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर ये तो सॉलिड पार्ट था ऊपर वाला बिल्कुल, लेकिन ये सेमी मोल्टन फॉर्म में है। इसका नाम ही ऐसा है जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो यहाँ पर एस्थेनो वर्ड यूज किया गया है, ये एस्थेनो वर्ड का मतलब ही वीक होता है। जब भी वीक होगा तो मतलब कमजोर है तो ये सॉलिड में नहीं है बल्कि सेमी मोल्टन में, इसलिए इसका नाम एस्थेनोस्फीयर हो गया। और यहाँ पर फिर लोअर मेंटल आता है, लोअर मेंटल वापस से सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको बस इसको ऐसे याद कर लेना है। अब यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर की अगर डेप्थ की बात करें तो अभी तक इसके पहले हमने क्या देखा था, लिथोस्फीयर देखा था। और लिथोस्फीयर का डेप्थ या फिर इसका गहराई कितना देखा था हमने, अर्थ के कितने अंदर जाना पड़ेगा हमको, लगभग 200 किलोमीटर तक। लेकिन अगर हम एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं तो ये लगभग 400 किलोमीटर गहरा तक ये पहुंच सकता है। ठीक है, इसके बाद एस्थेनोस्फीयर ही मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है, ये भी हमने देखा। और वॉल्केनिक इरप्शन में एस्थेनोस्फीयर से ही मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलता है। ठीक है, आखिरी लेयर है हमारा कोर। कोर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता चल गया कि देखो जो इसके ऊपर वाला लेयर क्या था, मेंटल। मेंटल जो था ये कहां तक पहुंचा है, ये लगभग 2900 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कोर के अंदर में आता है। अब ये जो कोर है ये वापस से दो पोर्शंस में हम इनको देख सकते हैं। एक तो ये वाला है जिसको हम लोग अपर कोर बोलते हैं या फिर आउटर कोर बोलते हैं, और जो दूसरा है उसको हम लोग सबसे इनरमोस्ट पोर्शन है, इसीलिए हम इनको इनर कोर बोलते हैं। ये जो आउटर कोर हम देख रहे हैं ना, ये आउटर कोर हमें पता चला है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इनर कोर है वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो, और ओवरऑल जिस हिसाब से हम ये बोल रहे थे कि मेंटल जो है लगभग 80% ऑफ द वॉल्यूम कवर करता है, ये जो हमारा ओवरऑल कोर है ये कोर लगभग 16% हमारा वॉल्यूम पूरे अर्थ का कवर करता है। यहाँ पर हमको पूरे अर्थ का सबसे हेवीएस्ट मेटल जो भी होते हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा होते हुए दिखते हैं। इन सब के पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक भी है जो कि आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में देख भी सकते हो। आपने बचपन में ऐसा किया भी होगा कि आप एक बाल्टी में पानी भर लो और उसको एक स्टिक की सहायता से बहुत तेजी से रोटेट कर दो। जब पानी आपस में बिल्कुल तेजी से रोटेट होने लगे तो आप इसके अंदर 2-4 कॉइन डाल दो, तो आप देखोगे कि चूंकि कॉइन की डेंसिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो हमेशा इस पूरे चलते हुए पानी में, जो कि पानी नाचता हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर पर बैठ जाएंगे। ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है कि हमने, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में दो फोर्सेस की बात की थी। एक बात हमने किया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, याद है ना आपको, और जो कि बाहर की तरफ लगता था, और दूसरा जो सेंटर की तरफ लगता है उसका क्या नाम हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर कुछ ऐसा ही फॉर्म होता है कि जब डेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो वो पोर्शन या फिर वो एलिमेंट उस पूरे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं, और जितने भी हल्के पार्टिकल होते हैं
वो पेरीफेरी पे या फिर हम बोलें कि जो भी बाहरी हिस्से होते हैं उनमें चले जाते हैं। तो अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अर्थ भी हमको पता है कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, भूलना नहीं है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। अब यहां पर पूरा अर्थ तो है नहीं जिसके हिसाब से हम इसको समझें, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही है। और जब अर्थ भी रोटेट करता है तो इस रोटेशन में भी ऐसा होगा कि जो सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट होंगे वो कहां पर सेटल होंगे, सबसे सेंटर में। तो सबसे सेंटर में कौन सा लेयर है, हम पढ़ रहे हैं सबसे इनरमोस्ट लेयर है हमारा कोर। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर सबसे हेवीएस्ट मिनरल मटेरियल जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा वो यहां पर मिलते हैं। और इनमें से आते कौन कौन से हैं, एक तो आता है निकल और दूसरा आता है आयरन। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हेवी एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो चूंकि हम अभी सरफेस के फॉर्म में जब हम क्रस्ट की बात कर रहे थे तो क्रस्ट में हमने दो लेयर्स देखे थे, एक का नाम हमने दिया था सियाल और दूसरे का नाम हमने दिया था सीमा। इसी तरीके से हम जो कोर है इसको कोड देते हैं नीफे। यहां पर निकल और आयरन प्रेजेंट होता है काफी ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बहुत सारा हैवी मेटल्स होता है, सिलिकेट्स भी होते हैं और इसी वजह से ये मेंटल से अलग तरीके से बिहेव करता है, सेपरेट हो जाता है यहां पे। अब यहां पर हमने पूरे अच्छे तरीके से सभी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है कि हमने अभी देखा कि सबसे शुरुआती तौर पर ये जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट कहीं सियाल से बना हुआ है, कहीं सीमा से बना हुआ है। इसके अंदर हम घुसते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ लेयर्स हैं जो कि सॉलिड अपर मेंटल के फॉर्म में है। इसके बाद हम और अंदर गए तो हमें पता चला कि एक सेमी मोल्टेन अपर मेंटल का पोर्शन है जिसको हमने नाम दिया था एस्थेनोस्फीयर का। हम और अंदर गए अर्थ के तो हमको पता चला कि अब सॉलिड फॉर्म का मेंटल हमको मिल गया है। हम थोड़ा और अंदर गए तो पता चला कि हमें लिक्विड फॉर्म का कोर मिला है और सबसे आखिरी में और सबसे अंदर हमको सॉलिड फॉर्म ऑफ कोर मिला है। तो आप देख रहे हो ना कितना वेरिएशन है, कहीं सॉलिड मिल रहा है, कभी सेमी मोल्टेन मिल रहा है, वापस से सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, फिर सॉलिड हो गया। तो ऐसे जो चीजें एक कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है इनको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटीज बोलते हैं। और इसको पता लगाने के लिए ना हमने कुछ वेव्स का सहारा लिया था। वेव्स का सहारा कैसा, और ये वेव्स कैसा है, इन वेव्स को हम लोग सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। इसीलिए इन सिस्मिक वेव्स के द्वारा पता किए गए सभी डिसकॉन्टिन्यूटीज को हम लोग सिस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम देते हैं। और जितने भी ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सॉलिड से सेमी मोल्टेन फॉर्म में, या फिर जब भी हम क्रस्ट से मेंटल की ओर जाते हैं जो एक चेंज होता है, उसका सबका अपना अपना नाम है। तो यहां पर आप इस डायग्राम में देखें कि एक अर्थ का छोटा सा हिस्सा हमने यहां पर प्रेजेंट किया है। ये वाला जो पोर्शन है ये है इनर कोर, ये वाला जो पोर्शन है ये है आउटर कोर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का ये पूरा मेंटल है, जिसमें ये वाला पोर्शन है अपर मेंटल और ये वाला पोर्शन है लोअर मेंटल। तो आपको ध्यान होगा कि अपर मेंटल में ही एक ऐसा लेयर होगा जो कि सेमी मोल्टन स्ट्रक्चर में होगा, है कि नहीं। हम इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर का। तो हम मान लेते हैं कि ये जो नया हम अभी लेयर बना रहे हैं इसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। ठीक, और इसके ऊपर हम क्रस्ट वगैरह देखते ही हैं, ये हमारा क्रस्ट है। तो सबसे पहला तो डिसकॉन्टिन्यूटी तब देखने को मिलता है जब अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में ही डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं। अपर और लोअर क्रस्ट को हम बोलते हैं कोनोड डिसकॉन्टिन्यूटी। थोड़ा से नाम अजीब हैं, आप बस एक बार इनको पढ़ लो। अभी आगे चल के मैं एक कोड भी बताता हूं जिसके बेसिस पर आप लाइन से इन सबको याद कर पाओगे। सबसे पहले आप समझो कि जो क्रस्ट है एक अपर क्रस्ट है और एक लोअर क्रस्ट है। क्रस्ट के भी दो टुकड़े हमने कर दिए, मान लो यहां से हमने डिवाइड कर दिया क्रस्ट को भी। तो इस क्रस्ट के भी दो हिस्से, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी डिसकॉन्टिन्यूटी कब मिलेगी, जब क्रस्ट और मेंटल आपस में मिलेंगे। इसको हमने नाम दिया मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। ये मेंटल के अपर पोर्शन और क्रस्ट के लोअर पोर्शन का मिलन है। इसके बाद हमको कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी दिखती है, जब हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में देखेंगे।
इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हमने नाम दिया है रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके बाद जब ये मेंटल का पोर्शन खत्म हो जाएगा और यहां से कोर स्टार्ट हो जाता है, तो मेंटल और कोर के बीच में या फिर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है उसका नाम हम लोग देते हैं गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और सबसे आखिरी में जब आउटर कोर और इनर कोर, मतलब आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर जो सॉलिड फॉर्म में है, इस डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर आपको इनको लाइन से याद करना है तो आप सिंपली एक ये निमोनिक्स पढ़ सकते हो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज अ गुड लर्नर। ठीक, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज अ गुड लर्नर। यहां पर कोनोरॉड, मोहोरोविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, आप इस चीज को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम पूरे अर्थ क्रस्ट के कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो सबसे मेजर एलिमेंट पूरे अर्थ क्रस्ट पर मिलता है, अगर सिंपली केवल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, आपको ये याद रहे, अभी पूरे अर्थ की बात भी हम देख लेंगे, फिलहाल केवल और केवल ऊपर वाला क्रस्ट जो कि 35 किलोमीटर तक था, केवल कहीं कहीं जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता था तो ये चौड़ा होकर 70 से 100 किलोमीटर भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल क्रस्ट अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर ही चौड़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, जान के ताजुब होगा आपको कि ये ऑक्सीजन है। 46.6% या फिर नियर अबाउट 47% ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है। इसके अलावा सिलिकॉन आता है और फिर एल्यूमिनियम आता है। बस ये तीन ही याद करना है आपको, और इसीलिए आपको याद होगा कि सिलिका में हम क्रस्ट के अंदर में बेसिकली हम सियाल देखते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहां पर सियाल क्यों आया, क्योंकि देखो ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना ज्यादा है। ओशनिक क्रस्ट तो मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर ही चौड़ा था, और ये कहां 35 किलोमीटर, 70, 100 किलोमीटर। तो इसीलिए एल्यूमिनियम का अमाउंट तो ज्यादा होगा ना मैग्नीशियम से। और सिलिकॉन चूंकि दोनों जगह पर है, मतलब कि आप देख लो कि ओशनिक क्रस्ट और हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों जगह है, इसीलिए सिलिकॉन का भी एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलता है। लेकिन ये याद रहे कि ऑक्सीजन सबसे टॉप पर है पूरे क्रस्ट पे। इसके अलावा अगर हम इसको ओवरऑल पूरे अर्थ के इंटायर अर्थ के एलिमेंट्स के परसेंटेज के बेसिस पर अगर कंपेयर करें, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में जहां पर ऑक्सीजन सबसे टॉप पर था, पूरे इंटायर अर्थ की बात करेंगे तो आयरन सबसे ज्यादा हो जाएगा। जायज सी बात है भी, क्योंकि आप देख रहे होगे कि अर्थ के अंदर पूरा एक सॉलिड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर मिलता है वो आयरन फॉर्म में ही, मतलब कि सबसे हैवी होता है ना ये। तो हैवी जब मटेरियल्स की हम बात कर रहे थे तो यहां पर आयरन ही मिलता है। और चूंकि इसका अंदाजा हमने इस बेसिस पर भी लगाया है कि हमारे अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल वहीं से जनरेट होती है जब हमें आसपास कोई मैग्नेटिक एलिमेंट मिले, और इसके लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके आधार पर हमें पता चला है कि आयरन का अमाउंट हमारे पूरे अर्थ में काफी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा आयरन ही है। इसके बाद हम आखिरकार ये जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर की बात पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है हमेशा कि आखिरकार हम इस अर्थ के इंटीरियर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन हो गया इसके पीछे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा है कि हमारे सरफेस पर, अगर हमें सरफेस पर ही रहना है, ये बात हम मान लेते हैं कि हमें इंटीरियर में तो नहीं जाना है, लेकिन सरफेस के ही बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जिसको पढ़ने के लिए हमको अर्थ के इंटीरियर में जाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी, जैसे कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब जो कि भूकंप आते हैं। तो आखिरकार ये ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के पीछे क्या रीजन है, इसके लिए हमको अर्थ के इंटीरियर में जाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हमको दूसरे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए कि जो भी मार्स मिशन गया है, हमको मार्स के अंदर तक कुछ चीजें देखनी है, तो अब मार्स के अंदर तो ड्रिल कर नहीं सकते अभी के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर को ही पढ़ते हैं, जिससे कि हम दूसरे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के इंटीरियर को भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। इसके अलावा हमको पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर का जो भी कंपोजिशन है वो किस हिसाब से इवॉल्व हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी अर्थ के इंटीरियर के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम ओशन सरफेस के अंदर डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशंस के लिए जाते हैं,
तो हमको वहां पता होना चाहिए ना कि ओशन के अंदर कौन कौन से ऐसे रिलीफ हैं, या फिर ओशन के अंदर हमारे जो ज़मीन मिलते हैं वो कैसे हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं उनके। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता हुई और हमने एक नया सब्जेक्ट ही बना दिया जिसका नाम हमने देखा ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी के अंदर भी स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने एक और ब्रांच बनाया जिसका नाम हमने दिया जियोमॉर्फोलॉजी। तो हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी को ही। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ सोर्सेज जो कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी देते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं डायरेक्ट सोर्सेज या फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनमें से जो भी डायरेक्ट सोर्सेज हैं उनके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टली हम अगर अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं तो या तो हम ड्रिलिंग कर दें अर्थ के सरफेस में, ड्रिल कर देना, ड्रिल करके अंदर पहुंच जाए, लिफ्ट लगा दें और अर्थ के अंदर चले जाएं और देख लें कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। या फिर जब भी हम डीप अर्थ माइनिंग करते हैं तो वहां पर भी तो ऐसा होता है। अरे रशिया के बहुत सारे ऐसे माइनिंग फील्ड्स हैं जहां पर लोग 9 किलोमीटर अंदर तक चले गए हैं। या फिर साउथ अफ्रीका में भी एक बहुत ही डीप ऐसा माइनिंग सेंटर है। तो ये सब क्या डायरेक्ट सोर्सेज तो हैं, हम बस इतने अंदर गए, डायरेक्टली हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ अर्थ का इंटीरियर कुछ ऐसा है। इसके अलावा जो भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो हमने पढ़ा कहां से निकलते हैं, वो एस्टेनोस्फीयर वाले सेमी मोल्टेन स्ट्रक्चर से निकलते हैं, मेंटल के अंदर से निकलते हैं। इसीलिए हमको मेंटल के पास में या फिर मेंटल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इन सब का अंदाजा भी हमको लग जाता है। लेकिन इतना ही समझ लेना अर्थ के इंटीरियर को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए हमने कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी देखे। इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से, जैसे कि ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, मीटियोर्स, इन सब के बेसिस पर भी हम इनडायरेक्टली ये पता लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ।